Isso.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब आवाज़ ठीक है? इधर आवाज़ स्पीकर से चेक कर रहे हैं। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब आवाज़ ठीक है? जी बेटा आवाज़ ठीक होगी? आप भी चेक करो। सही है। चलिए जी आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहान साहब, आपका बेटा जो क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आके लेस हो जाएगा। अगर सपोज, वैसे तो ये बड़ी एबनॉर्मल सी असम्पशन है कि पूरा साल गुजर गया और हमने अभी पिछले साल की चीज़ें पूरी नहीं हुई, मतलब पिछले साल जो शुरू की थी चीज़ें वो हमारे साल में पूरी नहीं हुई। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है तो दोबारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आवाज़ ठीक है जी? पहले कौन सा आता है यहाँ से? ये चेक हाँ? बस पे ठीक है। ठीक है फरहान साहब, हो गया क्लियर? चलिए वो अपने ज़रा रजिस्टर खोलिए जहाँ पे अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से। किसी और का तो नहीं कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? करें स्टार्ट में?
जी ग्रॉस प्रॉफिट में बेटा हम आ गए थे. After gross profit, there is no difference between profit and loss statement of either a trading business or a manufacturing business. Means to say इसके बाद अगर कोई अदर इनकम है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स को सेल करने के अलावा रेंट इनकम, कमीशन इनकम, गेन ऑन लॉस, गेन सॉरी ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो एज इट इज ऐड हो जाएगा. उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को बेचने के लिए कोई कमीशन है, कोई कैरिज आउटवर्ड्स है, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ये कंप्लीट करना है. ये अपने वाले सिस्टम को म्यूट कर दीजिए. म्यूट ही जस्ट कहाँ से म्यूट? आवाज फुल काम करता है. म्यूट है मुझे तो नहीं म्यूट है. इसी तरह फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने कोई ये वो एक सेकंड जरा वो कर रहे हैं जरा ये आप जरा चेक करते रहो वो काम करो. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर कोई लोन लिया हुआ है, कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके फाइनेंस कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में शायद डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब कुछ एज इट इज ही है. और खासतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात तो देयर इज नो चेंज बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस. ठीक है, कंप्लीट करना फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये नोट हो गया तो बताइए. ये इधर से वो कैमरे का जो सॉरी कैमरा सही है. आवाज की जो सेटिंग पे कोई प्रॉब्लम होगा ना, इससे पूछ लो यार कौन सा चलता है. ये सेटिंग जब आवाज तो आ रही है सही है. ये कोई अगर लिख रहा है प्लीज बताइए. चलो मैडम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं.
ये क्वेश्चन नंबर 1, एक छोटे से क्वेश्चन से जरा बात आगे बढ़ाते हैं। ये पढ़े जी डेटाबेस में। Following information relates to the factory of Idle and Company Limited for the month of March 2015. अगर अकाउंटिंग पीरियड पूरा एक साल है तो साल के शुरू के जो स्टॉक्स होंगे वो ओपनिंग होंगे, साल के एंड में जो स्टॉक्स बचे हैं वो फिर क्लोजिंग होंगे। लेकिन अगर एक मंथ की डिस्कशन हो रही है जो इस केस में है मार्च 2015, तो फिर मार्च के स्टार्ट के स्टॉक्स ओपनिंग हो जाएंगे, ठीक है, और जो मार्च के एंड पे स्टॉक्स होंगे वो क्लोजिंग स्टॉक्स हो जाएंगे। इस एंगल से जरा देखें तो डाटा जरा जो गिवन है हमें, इन्वेंट्रीज दी हुई है फर्स्ट मार्च की, रॉ मटेरियल की भी है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक्स दी हुई है मार्च के एंगल से। जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एग्जाम में रखते जरा डाटा जरा देखें। रॉ मटेरियल परचेजेस दी हुई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस एंड लाइट है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर की कुछ सैलरी है, एंड में फिर एक स्टॉक दिया हुआ है लेकिन ये 31 मार्च का है, क्लोजिंग हो जाएगा मार्च के एंगल से। आसान सा जरा डाटा है, फर्स्ट क्वेश्चन जरा थोड़ा सा जरा जो फॉर्मेट कल बनाया था उसको जरा रिवाइज करना इस क्वेश्चन का मकसद है। रिक्वायर्ड हमसे है कि मार्च 2015 के एंगल से अपने 3 फिगर्स कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट होनी है, ठीक है, और लास्ट में कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लिखा होता है इट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस होता है जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, सिंपली स्पीकिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो इस डाटा से इंडिकेट हो रहा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस की बहस हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपने पहुंचना है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स लेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करेंगे माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। चलिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और डाटा हमने कुछ पढ़ देख लिया है, आइए रजिस्टर को इसको सॉल्व करना है। रेडी हैं जी प्लीज? जी सबसे पहले बिजनेस नेम लिखा हुआ है तो बिजनेस नेम अगर हो तो बेटा लिख लेना चाहिए, बनाए फॉर्मेट शुरू करें। आइडल एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट ए क्या देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट लाइन में फॉर द मंथ ऑफ लिखा हुआ तो वो भी मेंशन कर देते हैं, फॉर द मंथ ऑफ। जी करें स्टार्ट, हेडिंग्स होगी। जी सर जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कल बात हुई थी, जरूरत पड़े तो बार फॉर्मेट आप देख सकते हैं जो कल हमने बनाया था। वैसे तो मेरा ख्याल है होपफुली कुछ टफ नहीं है, वैसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जी फिगर्स ढूंढनी, सारी फिगर्स अवेलेबल है। तो स्टार्ट में देखेंगे फर्स्ट मार्च तो 24,080 प्लस परचेजेस ढूंढना है, रॉ मटेरियल परचेज दी हुई है जी नीचे 148,580। ऑब्वियस टेबल को रिटर्न्स हो तो लेस करेंगे, कैरेज इनवर्ड्स भी हो तो ऐड होता, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो ऐड होने थे, लेकिन वो सब कुछ अवेलेबल ना होने की वजह से परचेजेस के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मिल गई फिगर्स, नीचे ढूंढना है 37144 दिया हुआ है, कैलकुलेटर्स निकालें, पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। ये सॉल्व करें काइंड, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ रहे हैं।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। 135 516 समथिंग आ रही है। नहीं बताइए क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस होना है। प्लीज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस होना है, कैलकुलेटर तो सही सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि अप्रॉक्सीमेटली 135 516 शायद आएगा। ठीक है, ओके है। चले आगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो कल इसी का फॉर्मेट हमने बनाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए। अब बिजनेस में एक दफ़ा लिखा हुआ है, फॉर द मंथ भी लिखा हुआ है, तो बार बार उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज़ आप बनाने लगे हैं उस पर आ जाए। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैं चाहूँगा जो कल जरा फॉर्मेट बनाया था एक नज़र ज़रूर देख के रिवाइज जरा कर लिया जाए। सबसे पहले एक रॉ मटेरियल हेडिंग लिख के रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, डायरेक्ट लेबर आई, प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हुई, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट बनाई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हम पहुंचे। ठीक है, देख लिया फॉर्मेट। अब ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है तो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी शायद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम रिक्वायरमेंट ए में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए फिर अभी टाइम वेस्टिंग है कि हम दोबारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग करें। तो हम जो रिक्वायरमेंट ए में कर चुके हैं वहीं से अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लूँ एज इट इज़ तो बात समझ आ जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं है प्लीज़। ऑब्वियसली अगर ये रिक्वायरमेंट ए एज इट इज़ सॉल्व ना हुई होती तो फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कैलकुलेट करते। ऑलरेडी क्योंकि सॉल्व कर लिया हुआ हमने, तो आप एज इट इज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस फिगर को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे। देन उसके बाद डायरेक्ट लेबर ढूंढे और आप भी ढूंढे। डाटा गिवन है, डायरेक्ट लेबर शायद 74,500, जरा सामने और से देखो। $74,500। देन यहाँ रुक के अब मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी आ गई है, यहाँ रुक के जरा सॉल्व कर लें, प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मींस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, टोटल बन जाएगा ये 210,016 135। सॉल्व किया करें प्लीज। 516 प्लस 74,500। जी आगे बढ़ते जाए 22 तक। प्राइम के पास कॉस्ट के बाद हेडिंग ढूंढनी होती है, हमने हमने हेडिंग लिखनी होती है, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब करना आपने ये है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंसेस रह गए हैं उनकी एक लिस्ट बस बना देनी है यहाँ से देख के। तो एक नज़र देखें आप लोग, इंडिविजुअली ज़रा ढूंढेंगे, फिगर्स पिक करें ज़रा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस एंड लाइट भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, और एक फैक्ट्री सुपरवाइजर भी है। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे एक्सेप्ट फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, आप लोग जरा फिगर्स लिख लें, फिर मैं भी इसकी लिस्ट बनाता हूँ।
जी सबको मिल गए फिगर्स? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? जी फराज साहब, एनी प्रॉब्लम प्लीज? जी बिल्कुल ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेटा एक टोटल अलग से कर लें, इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को अलग से इकट्ठा कर लें, इसका टोटल बताएं। 63283, प्लीज सॉल्व किया करें सर। जी अब फॉर्मेट काइंडली फाइनल करने जहन में, प्राइम कॉस्ट भी आ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल भी आ गया है, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या सॉल्व हो जाएगा? जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। नाम इसके मैंने कल 3 बताए थे, नॉर्मली टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन इसके तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली भी जेन में रख लीजिए, रखिए। जी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर सम करें तो ये फिगर बन जाएगी हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की 273,299, ठीक हो गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर फाइनल करनी है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब आपने ढूंढना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट को और देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट को। जी आज मैंने डाटा आपके सामने कर दिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस ढूंढने हैं 1 मार्च एंड 31 मार्च अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। 47130 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऊपर स्टार्ट में दिए हुए और नीचे सेकंड लास्ट 49460 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है मिल गए। 47130 and 49460। जी फाइनली फिगर आ जाएगी 270969। so this is the amount of cost of goods manufactured। जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब इस साल खर्चा हुआ कितना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीज़ें बनी हैं उन पे कॉस्ट कितनी है। वो इस साल का टोटल खर्चा है, उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का रिमेनिंग भी है और इस साल के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का भी है, और फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो फिनिश गुड्स बनी है उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है जी बेटा वाइंड अप कर लें इसे। जी बेटा उनका जो भी करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में तो कुछ नहीं ना करना, और उस क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग है उसमें तो फिनिश गुड्स का भी कुछ नहीं करना है। एक थर्ड रिक्वायरमेंट है शायद इसमें उसने यूज होना। जी करें जी लास्ट रिक्वायरमेंट माय स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कह रहा है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कैसे होगी इंडिविजुअली जरा शुरू करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओपनिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने निकालनी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हुई है, ठीक है मिस्टर मेहमान। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में फिनिश गुड्स नहीं यूज होगा, इंडिविजुअली जरा वर्किंग कर लें फिर मैं लिख देता हूँ फिर। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब भी फाइंड आउट हुई है और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
मैं इधर ही वर्किंग लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने फिगर्स रहें। Opening finished goods, opening stock of finished goods is 34,842 plus cost of goods manufactured 270,969 closing finished goods 32,956 जी अप्रॉक्सीमेटली फिगर आ जाएगी 272,855। चलिए बहरहाल आई होप के डाटा तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, आपको कुछ फॉर्मेट प्रॉपर रिवाइज हो गया, ठीक है। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पे। एनी कंफ्यूजन? नोट हो गया सब कुछ? कोई लिख तो नहीं रहा? चले आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी एनकेल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, फुल कंसंट्रेशन, छोटी सी चीजों से आगे बात बढ़ाते जाए। एनकेल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट on 31st July 2008. The finished good stock consisted of 4,000 units valued at rupees 220 per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000. तो 31st जुलाई 2008 के फिनिश गुड स्टॉक और रॉ मटेरियल स्टॉक की बहस हो रही है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2008 द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग। नीचे एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना हुआ, इस टेबल में इंफॉर्मेशन है, आपने जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रखी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रखकर जरा ये डाटा पढ़ना और इस एंगल से सोच रहे हैं कि क्या इन फिगर्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए या नहीं। तो रॉ मटेरियल परचेज हम कैलकुलेट करेंगे जब रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट लेबर भी आएगी, ये थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट ज़रा चाहिए। सेलिंग कॉस्ट, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है? जी यस नो? सेलिंग कॉस्ट प्लीज। जी सेलिंग कॉस्ट बेटा एक्सपेंस तो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब ये हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो सेलिंग एक्सपेंसेस उसका पार्ट नहीं है। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अदर इनकम आ जाएगी, तो उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के एंगल से सोचा जाए तो इसे नहीं आना चाहिए वहाँ, लेकिन बार दिया क्यों है वो भी हम आगे चलते हैं तो सोचते हैं। Then depreciation on plant and machinery, it is a part of factory overheads. इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सेलिंग एक्सपेंस ही है, आप कह सकते हैं कैरिज आउटवर्ड्स टाइप चीज है। तो सम टाइम बल्कि शायद आपने वर्ड भी देख सुना हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को उसने दो हिस्सों में अलग अलग बता दिया, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। आखिरी दो जरा गौर से सुनिएगा जरा, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट को एक सेकंड में खुद बताता हूँ, एक सेकंड इसे एक सेकंड इग्नोर करें। आप जरा लास्ट पढ़ें जरा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसके बारे में बताएं कि इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए नहीं, इन्वॉल्व रहे प्लीज। सेकंड लास्ट मैं बताता हूँ, आप अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के एंगल से बताएं, इज इट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो बात हो रही थी, ये तो फिर जहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे वहाँ एडमिन एक्सपेंसेस भी आएंगे। अब अगले वर्ड जरा मेरे से पहले सुने गौर से,
अगर यहाँ लिखा होता है ना अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो फिर डेफिनेटली इसने फैक्ट्री का खर्चा होने की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाना था। लेकिन अगर एज इट इज लिखा हुआ है अदर एडमिन ओवरहेड्स, तो एडमिन एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आने चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। ठीक है प्लीज। तो यहाँ क्योंकि जस्ट एडमिन ओवरहेड्स लिखा हुआ है इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इसे नहीं लिखेंगे। सेकंड लास्ट तरह सुन ले, उसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट आपका पूरी स्टेटमेंट में रह गया तो मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड लास्ट लिखा हुआ है अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये डेफिनेटली अकाउंटिंग जो कॉस्ट है अकाउंटेंट्स फैक्ट्री में भी होते हैं ताकि फैक्ट्री के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके, हेड ऑफिस में भी होते हैं ताकि हेड ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर तो यहाँ लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट या फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, तो इसने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन के फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाना था। लेकिन अगर एज इट इज कुछ नहीं मेंशन है अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, तो हमें मजबूरन अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि अब ये फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स की सैलरी वगैरह का एक्सपेंस है या हेड ऑफिस का, तो इसके लिए फिर एक नॉर्मल अजम्पशन जो होती है, जरा रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट पड़ेगा जरा। नॉर्मली फिर अजम्पशन यही है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो फिर हेड ऑफिस में होता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि फैक्ट्री में अकाउंटिंग नहीं होती है, ऑब्वियसली वहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो, स्पेसिफिकली ना पता चले, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अज्यूम कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो हेड ऑफिस में मेंटेन किया जा रहा है, और देयरफॉर फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बात अब क्लियर हो गई है। इन अदर वर्ड्स मैं आखिरी तरह बात पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट जिसके बारे में हमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये फैक्ट्री की है या अदरवाइज है, तो फिर हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि ये हेड ऑफिस का ही एक्सपेंस होगा। तो ये चार चीज़ें जो मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया, इस क्रॉस का सिंपली इस वक्त आपको समझाने का मकसद है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। डेफिनेटली ये भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए कंसिडर होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन प्लीज? बाकी डेफिनेटली भी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी जब ये फिगर्स लिख रहे होंगे तो फिर दोबारा भी आप मेरे आपके साथ में फर्दर डिस्कशन भी करूँगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही प्लीज इस बात पे? चलो आगे। प्लीज आगे बढ़े जी। स्टार्ट तो नहीं हो गया? नहीं सर, चल रहा है। यही सर, नेक्स्ट वन अदर इंफॉर्मेशन पे आ जाए। करना क्या है, रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं। 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अगस्त 2008। अब अगर हम डाटा जरा गौर से देखें तो फर्स्ट लाइंस में वापस जाएं, एक हमें सबसे पहले 31 जुलाई 2008 का स्टॉक दिया हुआ था फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का, पहली दो लाइनों में 31 जुलाई 8। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टेबल से ऊपर ये थर्ड लाइन में अगस्त 2008 की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं कुछ। तो इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है शायद ये कि अगस्त के महीने की बहस है, और जो 31 जुलाई का स्टॉक दिया हुआ है वो फिर 1 अगस्त वाले दिन हमारे लिए शायद ओपनिंग हो जाएगा। तो इस एंगल से भी फिर जहन में रख के आगे चलिएगा। तो पॉइंट 1 में वो कहता है 8,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाए गए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 2 में, फिर रॉ मटेरियल की वैल्यू बता रहा है 31 अगस्त को 6 लाख रुपया। अब ये अगस्त एंड पे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। अगस्त के स्टार्ट पे कोई ऐसा काम पिछले पीरियड में नहीं शुरू हुआ था जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के तौर पे ओपनिंग आ रहा हो। मींस जो चीज़ें जुलाई में बन रही थी वो शायद सारी कंप्लीट हो गई, वर्क इन प्रोसेस के एंगल से कुछ नहीं था। लेकिन 31 अगस्त पे 2,50,000 रुपीज़ का वर्क इन प्रोसेस रह गया है अवेलेबल है, मतलब काम चल रहा है। 5,000 units, point number 4, of finished goods were available in stock on 31st August 2008। 5,000 यूनिट्स पे फिनिश गुड्स के भी कुछ बता रहा है। तो इस डाटा से लग रहा है कि हमसे कुछ अगस्त के महीने के एंगल से कुछ वर्किंग करवाई जा रही है। रिक्वायरमेंट में जरा पढ़ने फर्दर फाइनल कर लेते हैं। कहते हैं कंप्यूट करें द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपसे करवाना चाह रहा है 31 अगस्त 2008 को, अगस्त के एंड पे। और दो मेथड्स के नाम दिख रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड फाइफो मेथड। स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें
FIFO भी अलाउड होता है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है। तो स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए आपसे दो रिक्वायरमेंट्स में वेटेड एवरेज और FIFO की बेस पे वर्किंग मांग रहा है। स्टॉक की वैल्यू आपने निकालनी है और वेटेड एवरेज मेथड भी यूज करना है और FIFO भी यूज करना है। यहाँ तक कुछ रिक्वायरमेंट और जो डाटा मैंने आपके सामने पढ़ा है सबको समझ आ गया। डेफिनेटली भी सॉल्व करता हूँ मैं। उसमें जो मांगा गया है इसको कैसे सॉल्व होना चाहिए, वो FIFO वेटेड एवरेज भी क्या होता था, यकीनन शायद इसको भी रिवाइज करने की जरूरत होगी। बाकी डाटा समझ आ गया कि अगस्त से रिलेटेड है, कुछ अगस्त के स्टार्ट पे इंफॉर्मेशन है, कुछ ड्यूरिंग द अगस्त है और फिर अगस्त के एंड पे कुछ डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा हम कुछ पुरानी बातें भी जरा रिवाइज कर लें और उसको जरा साथ ये जरा मुजम्मिल, जी जी ये देख जरा रहा देखिएगा जरा, हूँ। ओके ये फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी कैंडिडेट जैसे को लेकर, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करें, हम सबसे पहले जरा रिवाइज कर लें कि FIFO और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता था, उसमें हम कैसे वर्किंग करते रहे हैं। तो उसका जरा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा जरा पहले रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आपने बेटा अपनी जो प्रीवियस स्टडीज में आई होप कि कम से कम ये वर्ड्स तो सुने होंगे FIFO वेटेड एवरेज। तो इनकी जो वर्किंग की है या की थी वो एक ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से की होगी। लेट मी जरा रिवाइज पहले पुरानी चीजें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से लिखाता हूँ। अगर आपने कॉस्ट ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए FIFO भी अलाउड है और वेटेड एवरेज भी अलाउड है। पहले जो भी हमने सोचा होगा कहीं अपनी प्रीवियस स्टडीज में, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से था। तो मतलब कॉस्ट ऑफ स्टॉक आप फाइंड आउट करनी है, ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर आप FIFO मेथड से करेंगे तो FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे जरा लिख लेने दीजिएगा, मैं जरा बात जरा पूरी कर दूं आपके सामने। यकीनन कुछ चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, लेकिन मैं जरा जस्ट पहले रिवाइज करवा दूं, फिर अगर कोई इशू रह गया तो। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम FIFO मेथड से वर्किंग कर रहे हैं तो इट इज़ अज्यूम कि जो चीज़ें पहले खरीदी गई थी वही पहले बेची गई होंगी। ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आइटम्स परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। FIFO मेथड में ये अज्यूम्ड है कि जो चीज़ें खरीदी गई थी पहले उन्हीं को पहले बेचा होगा। इन अदर वर्ड्स FIFO मेथड में इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इट मीन जो क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स बचे होंगे वो फिर एंड वाली परचेजेस से बचे होंगे। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस हो रही थी उनमें से चीज़ें सेल होती रही। इट मीन जो एंड में चीज़ें बची होंगी वो फिर अर्लीस्ट परचेजेस में से नहीं बची होंगी, वो फिर लेटेस्ट परचेजेस से बची होंगी। ये बात मेरी समझ आती है? कुछ वर्ड समझ आ रहे हैं? इट मीन्स स्टॉक वुड बी लेफ्ट फ्रॉम, साल के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा पीरियड के एंड पे, वुड बी लेफ्ट फ्रॉम लेटेस्ट परचेजेस। आखिर वाली परचेजेस में से स्टॉक बचा होगा। जी, लिखने से पहले जरा बता दीजिएगा कि बात समझ आ गई है। बाकी डेफिनेटली अपने फिगर सेट की बेस पे हम अप्लाई करके रिवाइज भी करते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में अगर FIFO अप्लाई किया जाए तो इट मींस स्टॉक की अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो स्टॉक एंड में से बचा होगा। स्टॉक एंड में से बचने का मतलब ये है कि फिर फॉर एग्जांपल अगर 2000 यूनिट्स बचे हैं और वो एंड वाली परचेजेस से बचे हैं, तो एंड वाली परचेजेस की जो परचेज प्राइस होगी, जो पर यूनिट परचेज प्राइस होगी, वो ढूंढ के बस हम अपने स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टॉक के यूनिट से,
और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है प्लीज। तो आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट, जो चीजें खरीदी गई थी वो पहले बिक गई, जो पहले खरीदी गई थी वो बिक गई। इट मीन जो स्टॉक में पड़ी होंगी एंड में वो फिर लेटेस्ट परचेजेस से पड़ी बची होंगी, अर्लीस्ट वाली चीजें बिक गई होंगी। इसी तरह अगर वेटेड एवरेज मेथड को सोचा जाए ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से, तो वेटेड एवरेज मेथड में एक रेट हमेशा पहले कैलकुलेट होता है, एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक लिया जाता है प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ले ली जाती है, परचेजेस की अमाउंट जो ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस हुई हैं, डेफिनेटली परचेज रिटर्न्स नेट ऑफ कर लेंगे, उसको फिर डिवाइड कर लिया जाता है इन दोनों अमाउंट्स को, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की क्वांटिटी से। तो सिंपली अमाउंट्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया जाता है, तो यहाँ से बड़ा एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाता है। फिर वो जो रेट होता है उस रेट की बेस पे अगर वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा हो तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। मीन जो रेट आएगा उसको उसकी बेस पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक तक कैसे पहुंच जाएंगे, जो यूनिट्स ऑफ स्टॉक होंगे, यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट जो हमने अपने इनिशियल वर्किंग से कैलकुलेट किया होगा। तो यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट जो कैलकुलेट हुआ उसकी बेस पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक कैलकुलेट हो जाती है इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। ये मैंने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पहले आपके सामने चीज़ें ज़रा रिवाइज करके रिवाइज करने के एंगल से या रिवाइज करने के लिए आपके सामने लिखती हैं। कुछ बात में मेरी अगर कन्फ्यूजन है तो पहले पूछ लें, वरना यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं इसी को ज़रा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ लेकर चलता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को बात फर्दर क्लियर करनी है तो वो ज़रूर पूछ लें, वरना फिर मैं वेट कर रहा हूँ, आप जब नोट कर लेंगे तो मुझे बताइए। ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक का मतलब है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये भी सेम रखें जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है वही नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक में बात कर रहा हूँ, स्टॉक मींस इन्वेंट्री, जो चीज़ें बची हुई पीरियड के एंड पे अगर पड़ी हैं तो वो क्लोजिंग है, और उसी क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड में एज इट इज ओपनिंग करना। ठीक है फराज, ओपनिंग स्टॉक को कोई ज़्यादा मैयर करने की जरूरत तो नहीं है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक मैयर हुआ है उसी ने नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बन जाना। ये नहीं अदर कंफ्यूजन, बाकी आप नोट करके प्लीज मुझे बताएंगे। जी कोई याद तो नहीं गया प्लीज आप, अगर कभी भी लिख रहा है तो प्लीज वो बता दो, बाकी ठीक है। एनीबडी स्टिल राइटिंग? चलें फिर अब लिखना दोबारा छोड़ें और इसी ट्रेडिंग बिजनेस से जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ आ जाए।
वंस अगेन स्टॉक की कॉस्ट की बहस हो रही है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाए और यही 5 और वेटेड एवरेज अप्लाई होने हो रहे हो, तो क्या डिफरेंस आएगा? कंसंट्रेट फुल कीजिएगा, शायद तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, आपको बातें शायद पता चल गई हुई हैं। जी सर, 5 अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है 5 यूज होगा तो वंस अगेन 5 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो रहा होगा, शायद जस्ट कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आएगा। ऊपर क्या लिखा था हमने, आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। यहाँ जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो परचेज करके नहीं बेची जा रही होंगी, वो प्रोड्यूस करके बेची जा रही होंगी, या कह लें मैन्युफैक्चर करके बेची जा रही होंगी। तो क्या वर्ड्स में डिफरेंस आएगा? आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, शायद दिस इज द ओनली डिफरेंस। फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट सोल्ड, डेफिनेटली वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। वंस अगेन लेकिन इस अजम्पशन की बेस पे कि जो पहली चीजें बनी वही पहले सेल हुई हैं, तो स्टॉक कहाँ से बचा होगा? लेटेस्ट परचेजेस से नहीं, लेटेस्ट प्रोडक्शन से बचा होगा। लेटेस्ट जो प्रोडक्शन हुई है वहां से स्टॉक बचा होगा। इट मीन्स उसी तरह के अगर मैं वर्ड्स लिखना चाहूँ, स्टॉक शुड वुड बी लेफ्ट फ्रॉम लेटेस्ट प्रोडक्शन। लिख लेना रहिए। तो ट्रेडिंग ही को ज़हन में रख के बस जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से एडजस्ट कर लेते हैं अपने वर्ड्स को। वहाँ चीज़ें खरीद के बेची जा रही हैं, यहाँ खरीद के बेचने की बजाय बना के बेची जा रही है। जी हो गया प्लीज 5। जी 5 4 प्लीज। चले वेटेड एवरेज की तरफ आए। यहाँ भी बेटा वंस अगेन पहले रुक जाए जस्ट अ मिनट, और अपना जरा 5 ट्रेडिंग बिजनेस वाला फार्मूला जरा वेटेड एवरेज का देखें। रेट पर यूनिट यहाँ भी कैलकुलेट होना है। फार्मूला तकरीबन वही रहना है, लेकिन उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। कैसे? ओपनिंग स्टॉक लेंगे, लेकिन किसका? फिनिश गुड्स का। इसकी अमाउंट लेंगे, ठीक है, प्लस अब परचेजेस की कॉस्ट नहीं, परचेजेस की जगह क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जिस तरह वो जब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे थे तो उसमें परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ भी जो परचेजेस की अमाउंट है उसकी अमाउंट की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट ढूंढा करेंगे, डिवाइडेड बाय उसी तरह है ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी यूनिट्स और प्लस, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे ही होगी, तो प्लस इसमें कर लेंगे यूनिट्स परचेज की बजाय यूनिट्स प्रोड्यूस लिख रहा हूँ, और अल्टरनेटिवली डेफिनेटली यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहा जा सकता है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी ले लेंगे, परचेज की जगह बस शायद प्रोड्यूस वर्ड आ रहा है, और परचेज कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आ रहा है। वंस अगेन यहाँ से एक रेट निकलेगा, और उस रेट की बेस पे अगर हमने कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ स्टॉक, यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नोट भी कर लेंगे।
जी काइंडली वंस अगेन जब कम्प्लीटली लिख लेंगे तो एक दफ़ा ज़रा सब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एनी कन्फ्यूजन बारा इस सारी डिस्कशन में कोई बात समझ ना आई हो तो वो भी काइंडली प्लीज। ये डेफिनेटली बेटा अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं तो यूनिट्स इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं फिनिश गुड्स के एंगल से सारी बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। बाकी डेफिनेटली रॉ मटेरियल स्टॉक भी मेजर होता है, वर्क इन प्रोसेस भी मेजर होता है, लेकिन वो कैसे मेजर होता है वो थोड़ा फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो हमें फिनिश गुड्स के स्टॉक की वर्किंग करनी थी, तो मैंने उसी एंगल से जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करी। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग ही स्टॉक ही की तो हमने वर्किंग करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ही निकालने के लिए तो हमें पहले रेट चाहिए, ये मिस्टर अमर। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालने ही के लिए तो ये सारी वर्किंग हो रही है। ये बड़ा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया प्लीज। जी चलें आए फिर क्वेश्चन की तरफ। एनीबॉडी राइटिंग, अगर कोई लिख रहा है तो बताइए, प्लीज बताइए। एनीबॉडी राइटिंग? चलें लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फिर अब आए वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें देखते हैं कि अब यही हमारी जो बहस है 5 फॉर वेटेड एवरेज। अच्छा डेफिनेटली दो डिफरेंट मेथड्स हैं 5 फॉर वेटेड एवरेज, इनके आंसर्स सेम नहीं है। ये दो डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे फार्मूले बने हुए हैं। एग्जामिनर सजेस्ट करेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें दोनों को अप्लाई करना आना चाहिए। इट मीन्स हम ये जो रिक्वायरमेंट अब हमारी है इसको दो हिस्सों में करेंगे। पहले हम वेटेड एवरेज से कर लेते हैं जिस तरतीब में लिखा हुआ, और उसके बाद फिर फाइफो की बेस पे भी करेंगे। अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग बिजनेस का महसूस हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसका कैसे पता चलेगा? ये डाटा देख के पता चलेगा। वैसे तो फर्स्ट लाइन में अगर गौर से देखा जाए तो लिखा हुआ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, बनाई बनाई जा रही चीजें। और उसके बाद भी आगे भी डाटा देखें, फिनिश गुड्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है, फैक्ट्री प्लांट और मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी है, फैक्ट्री मैनेजर भी है। तो ये सारी चीजें इसको इंडिकेट करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही की शायद बात कर रहे हैं। तो करें स्टार्ट प्लीज। चलें बिजनेस नेम लिखिए। जी फर्स्ट लाइन में बिजनेस नेम एन केयर एंटरप्राइजेस, स्पीड अप होने जरा। रिक्वायरमेंट को देखें तो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और रिक्वायरमेंट ए अगर देखें उसके बाद तो सॉरी इसका पार्ट ए अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज। आज जरा हेडिंग्स बना के यहाँ तक मसले इकट्ठे हो। जी चले पहले आप जरा सुन लें जरा काइंडली जरा। सबसे पहले बेटा अगर वेटेड एवरेज है तो हमें रेट पर यूनिट चाहिए। रेट पर यूनिट का फार्मूला मैं जरा अभी लिखा तो मैंने है, जस्ट शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं दोबारा लिख लूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए होगी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरह एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें अमाउंट्स रिक्वायर्ड होंगी। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी चाहिए होगी। जरूरी नहीं बहरहाल डेफिनेटली बार बार फार्मूला लिखना, लेकिन जरा फिक फार्मूला अगर लिखा हो वर्ड्स तो कम से कम फिगर्स ढूंढने में जरा आसानी हो जाएगी। तो अभी अगर साथ साथ सॉल्व ना करें तो जरा ज्यादा बेहतर।
मुझसे ज़रा कुछ सुन लें, ज़रा डाटा कहाँ है। फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा अगर आप जाएंगे तो रिक्वायरमेंट में तो हम अगस्त के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त के एक महीने की बहस हो रही है। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ में अगर देखें हम तो 31 जुलाई का फिनिश गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी दिया हुआ है। तो 31 जुलाई को जो स्टॉक्स होंगे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो इस वक्त एक महीने का है, तो अगस्त के स्टार्ट पे वो ओपनिंग हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें यकीनन रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है, लेकिन हमें फिलहाल अपने इस फार्मूले में फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है, और वो भी पहले क्वांटिटी अलग दी हुई है और रेट अलग दिया हुआ है। तो सिंपली अगर हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 4000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 220 है। मैंने डेफिनेटली वर्किंग लिख दी है, आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। और उसको नीचे फिर मैं अगर साथ ही देखूं तो 4000 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आ जाएंगे। एक सेकंड रुक जाए, मैं पूरी करूं। ये मेरी वर्किंग समझ आ गई, पहले ये बता दो बस। ये फिगर्स मिल गई हैं सबको। 4000 रेट क्वांटिटी थी ओपनिंग की और 220 रेट था, उससे मैंने सॉल्व कर लिया। डेफिनेटली अगर आप लिखते हुए सॉल्व कर लेंगे तो वो भी ठीक है। और नीचे मैंने डिवाइड बाय क्वांटिटी भी कर दी है। देन उसके आगे के चले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट अभी शायद हमें खुद निकालनी है, डाटा है। तो इसके लिए फिर अभी हम एक वर्किंग वन कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डाटा अवेलेबल है, नीचे स्टॉक्स भी हैं। लेकिन अगर हम और से डाटा देखें तो शायद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेस में आने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, वो कहीं इंफॉर्मेशन में अवेलेबल हैं। जरा पॉइंट नंबर 1 देखें नीचे। 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अगस्त। जो यूनिट्स बने हैं अगस्त के महीने में, वो क्वांटिटी 8000 यूनिट्स की हमें सवाल में ऑलरेडी बता दी गई है। तो इन अदर वर्ड्स रेट आ जाएगा इंशाल्लाह। और रेट निकालने के लिए अब हमें बस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट ढूंढनी है, ठीक है प्लीज। तो यहाँ तक काइंडली आप भी लिख लें फिगर्स, उसके बाद फिर मिल के फिर आप वर्किंग नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चीज़ें आहिस्ता 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 डेफिनेटली लेवल इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि जो बेसिक्स हैं उनको पहले सीरियसली समझने की कोशिश की जाए और वो चीज़ें रिटेन की जाएं, और उन चीज़ों को फिर आगे जाकर जब अप्लाई करना पड़े तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक हों तो फिर होपफुली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। जी अगर यहाँ तक नोट कर लेंगे तो काइंडली फिर मुझे ज़रा बता दें। चलें फिर इस तरह करें, इसके नीचे ज़रा अब ये जो वर्किंग होनी है पहले रेट कैलकुलेट होगा, फिर उस रेट ने स्टॉक के यूनिट से जो हमें पॉइंट नंबर 4 में 5000 दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई होना है। तो थोड़ी ज़रा स्पेस रख लें, 3 4 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 ज़रा गिन के 4 5 लाइनें रख लें और वर्किंग 1 की तरफ आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। चलिए वर्किंग स्टार्ट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मेट जहन में लाएं, हेडिंग्स लिख लें सारी ताकि एक दफ़ा फाइनल हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट रॉ मटेरियल, डेफिनेटली रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकालना है हमने। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आप फिगर्स में साथ साथ ढूंढते जाएं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में 540,000। साथ साथ मेरे करने कंप्लीट, फिगर्स मैं दिखाता भी जाऊंगा, आपके साथ साथ कंप्लीट करें। जी प्लस इसमें होना है परचेजेस में, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट ऊपर टेबल में दी हुई है 8,45,000। वंस अगेन कोई परचेज रिटर्न्स, कोई कैरेज इनवर्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन। बार बार बोल तो मैं इसलिए रहता हूँ ताकि ज़रा जहन में रहे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो चलता जाए आगे। जहन में ज़रूर रखें, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे चलते जाए। जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप ढूंढेंगे तो नीचे मेरा ख्याल पॉइंट नंबर 2 पड़ेगा। अगस्त के एंड पे 6 लाख रुपए का क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है।
जी कैलकुलेटर्स पकड़े। जी जज़ाकल्लाह फॉर द पार्टिसिपेशन। 7,85,000 की शायद फिगर बन रही है। ठीक है फिगर 7,85,000 will not be called as raw material consumed। चलते जाए नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर ढूंढने। टेबल में आ जाऊंगा। डायरेक्ट लेबर भी ऊपर रॉ मटेरियल परचेजेस के नीचे ही दी हुई है 7,35,000 साथ साथ रही है। मिल गया प्लीज। यहाँ तक आ जाए जरा प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। 1520 शायद बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन? जी प्राइम कॉस्ट से आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स उसकी चले अभी फिलहाल एब्रीविएशन है ना, पूरे वर्ड से लिख लें फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी फैक्ट्री ओवरहेड्स की अब एक लिस्ट बननी है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन मटेरियल एंड लेबर। ये मैं चाहूंगा जरा लिस्ट आप बनाएं, लेकिन एक दफा मैं जरा दोबारा आपके साथ बस डिस्कस कर देता हूँ, बाकी फिर लिस्ट आप बना दीजिएगा। जी अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेटा अगर हमने लिस्ट बनानी है तो उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड रिमेनिंग एक्सपेंसेस हमने लिखने हैं। तो आ जाए रिमेनिंग क्या रह गए हैं। डेफिनेटली सेलिंग कॉस्ट बहस में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहस में नहीं है, सेकंड लास्ट और लास्ट भी फिगर्स बहस में नहीं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यकीनन आना है, लेकिन वो इस वक्त हमसे रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीन्स शायद डेप्रिसिएशन एक आएगी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आएगी, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो काइंडली जरा ये लिस्ट आप खुद से बनाएं, फिर मैं भी लिख देता हूँ बाद में। ये 5 फिगर शायद है, जरा आप भी जरा एक दफा दोबारा देख के फाइनल कर लें। जी ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है टोटल आप 404,600 से ही कह रहे हैं। आप लोग तो पहले जरा फिगर्स लिख लें ताकि फिर वो बाद में शायद स्क्रीन जरा नीचे चली जाएगी, पेज आपके सामने नहीं होगा। आप लोग जरा कंप्लीट कर लें फिर मैं भी लिख देता हूँ। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में बेटा इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कमाल हो गया यार, ये तो कोई सवाल नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। हम तो चीज़ों को बनाने का खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो चीज़ों को बेचने के खर्चे हैं और बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के तौर पे ये फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनानी है वहाँ पे आएंगे। तो हम तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हम तो चीज़ों को बनाने का खर्चा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ना हम बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ना हम बिजनेस में जो चीज़ें बिकी हैं उनकी उनके सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है प्लीज। जी बन गई जी लिस्ट, कोई अब लिख तो नहीं रहा इस लिस्ट में से? मैं भी फिगर्स आपके सामने लिख दूँ। ठीक है मिस्टर। जी फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में
सबसे पहले डेप्रिसिएशन, बहरहाल कोई आगे पीछे फिगर हो जाए उससे कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरतीब में क्वेश्चन में डाटा था उसी तरतीब में मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर आपने भी उसी तरह लिखा होगा, सीक्वेंस ही ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इधर फिगर्स देख लीजिए कि कहीं कोई लिखते हुए गलत तो नहीं लिख रहा। शायद 46 है, 47,600। देन उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। Figures respectively are indirect labor 148,000, 45,000 and 84,000। ये ठीक है जी, प्लीज फिगर्स फिगर्स सही लिख रहा हूँ प्लीज। जी बेटा, इसका फिर टोटल भी आप लोग मुझे बता रहे थे, होपफुली आपने टोटल किया होगा। टोटल बनता है इनका 404,600। चलिए वाइंड अप करें जी, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े। प्राइम कॉस्ट आ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ गए। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी बन जाएगी 1924,600। प्लीज सॉल्व किया करें जब भी क्लास में वर्किंग हो रही। जी वाइंड अप करने की कोशिश करें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है। फिगर्स मैं आपके सामने भी कर देता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बल्कि शायद उसने बताया था कि नहीं है, एक दफा दोबारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 3 में कुछ डाटा दिया हुआ था, तो नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो 0 हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,50,000 दिया हुआ, तो करें जरा कंप्लीट आपको। ओपनिंग नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एज इट इज माइनस हो जाएगा। कौन सा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था? जी मुझे फिगर बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 1674,600। जी आगे सारे याद है। अब देखिए जरा क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंचे हुए हैं। एक वर्किंग वन हो रही थी, वर्किंग वन की जरूरत क्यों पड़ी थी? हम एक रेट पर यूनिट निकालना चाह रहे थे। रेट पर यूनिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ने इस्तेमाल होना था, वो फिगर अवेलेबल नहीं थी, अब सॉल्व हो गई है। ठीक है जी, प्लीज वर्किंग लिख लीजिए सबने। आ जाए वापस ऊपर जहाँ रेट कैलकुलेट हो रहा था। अब यहाँ से बेटा फिगर आ गई है हमारी वर्किंग वन से 1674,600, 1674,600। जी अब ये रेट की अपने वर्किंग करनी है, और रेट की वर्किंग काइंडली सबने करनी है। और ये रेट की वर्किंग कैसे करनी है ये प्लीज़ ज़रा सबको ज़रा सही आइडिया हो जाना चाहिए। समटाइम फिगर्स राउंड ऑफ करनी पड़ रही होती हैं, तो राउंडिंग ऑफ कैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपको पहले भी आइडिया है, लेकिन एक दफ़ा मुझसे भी सुन लीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारा बाद में राउंडिंग ऑफ पे टाइम वेस्ट ना हो। जी सबने अगर सॉल्व किया है तो ये 212.8833 समथिंग बन रहा है। तो प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा और रिटेन रखने की कोशिश करिएगा। इस राउंडिंग ऑफ में कोई इशू नहीं होता है, एग्जामिनर को भी पता है फिगर्स पॉइंट्स में जा सकती हैं और टाइम इस पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपली बस ये रूल रख लें कि अगर आपने कभी कोई रेट निकाला हो
रेट हो या कोई परसेंटेज हो, तो उसे आप सिंपली, अगर पॉइंट्स में आंसर जा रहा है तो चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। अब यकीन है इसके बाद 3 वगैरह भी आ रहा है, पूरा लिखना टाइम वेस्टिंग है। रुपीज में भी चले राउंड ऑफ किया तो जा सकता है, लेकिन चले वो जरा ज़्यादा राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। फाइनली प्लीज रूल है कि अगर रेट या कोई परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो उसे, अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट्स में जाके 2 डिजिट्स पे सही तरह से राउंड ऑफ करना है। ये बड़ा यकीनन 213 वगैरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन चले इतनी ज़्यादा राउंडिंग ऑफ रहने दें। रेट वगैरह अगर हो, रेट अगर है, परसेंटेज है, तो उसे पॉइंट्स में ले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे सही तरह से राउंड ऑफ कर लें। ठीक है प्लीज। बहरहाल एग्जाम में कोई राउंडिंग ऑफ का इशू नहीं है, एग्जाम में कोई राउंडिंग ऑफ चेक नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक नॉर्मल रूल बना लेता है ताकि जो क्लास में हो रहा हो सब उसी तरह कर रहे हो। ठीक है। और अब जब आप फर्दर वर्किंग करेंगे, और एनी कंफ्यूजन जी प्लीज इसमें, आई होप कि मैंने कोई नई बात नहीं की है। अब ये रेट पर यूनिट है। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरी बात गौर से सुने आगे। अब पॉइंट नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करने थे फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की वैल्यू। उसकी क्वांटिटी हमें पॉइंट नंबर 4 में 5000 यूनिट्स ऑलरेडी दी हुई है। 31 अगस्त को 5000 यूनिट्स हमें ऑलरेडी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बताए हुए हैं। अब आपने करना बेटा सिंपल क्या है, जो ये रेट आया इसे 5000 से बस मल्टीप्लाई कर देना। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। और एक बात और प्लीज, राउंडिंग ऑफ का मसला सही रिजॉल्व करें। रेट हमने लिख दिया, पॉइंट्स में चला गया था, ओके, 2 डिजिट्स पे चले गए। अब जो राउंडेड रेट है काइंडली उसी को यूज करना है। जो राउंडेड रेट है मींस 212.88 मल्टीप्लाइड बाय 5000। और अब जो इस अमाउंट का आंसर आएगा, अब ये को रेट नहीं आएगा, अब ये जो अमाउंट का आंसर आएगा, अमाउंट्स को रुपीज में राउंड ऑफ करना है। अगर कोई परसेंटेज है, अगर कोई परसेंटेज है या कोई रेट है, उससे तो ठीक है, पॉइंट्स में लेके जाना है तो ले जाएं, चले अच्छा है हम ले जाते हैं, लेकिन 2 डिजिट से आगे ना जाए। और जब कोई अमाउंट सॉल्व हो जाएगी तो उसे फिर रुपीज में राउंड ऑफ करना है, और जो राउंडेड रेट्स हैं उसी को यूज करें। आई होप के सबका आंसर 104 बन रहा होगा। ठीक है प्लीज। रेट को पॉइंट्स में 2 डिजिट्स में जाकर राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर बाद में कोई अमाउंट आप लिख रहे हैं तो उसको रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। ये बात प्लीज अब याद रहेगी। डेफिनेटली कोई अल्टरनेटिवली थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उससे कोई एग्जामिनर को इशू नहीं है, एग्जामिनर को इस राउंडिंग ऑफ से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन क्लास में हम ऐसी आपस में भी एक दूसरे से बहस करने की बजाय कि कौन सा क्या रेट आ रहा है। जिस तरह मेरे सामने एक आंसर आ गया है, अब इस आंसर के हवाले से भी प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें। सब लोग कैलकुलेटर पकड़ें। मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड तो था, जो हुआ है। जरा सब लोग कैलकुलेटर पकड़ें जरा। ये जो रेट निकाला है इसको जरा दोबारा सॉल्व करें। 1,80,000 प्लस 1,674,600 का लिख दो, दोबारा वर्किंग करें और डिवाइड बाय ये 12,000 क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब अगर ये जो रेट आया था आपका 212.88, अब ये कैलकुलेटर पे तो ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ। अब अगर इस रेट को आप एज इट इज यूज करेंगे, जो पूरा रेट है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 5000 अगर करेंगे तो यकीनन आंसर थोड़ा सा राउंड ऑफ डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होके 4164416 मीन 16 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को मैं 2-3 दफा रिपीट कर रहा था, दोबारा कर देता हूँ प्लीज। जब रेट राउंड ऑफ हो गया है तो बेटा उसी राउंडेड रेट को यूज करके वर्किंग करें। मींस अब आपको वर्किंग कैसे करनी चाहिए, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88 और आंसर देयरफॉर 1064400 है। अगर आपने 106461416 एग्जाम में लिख भी दिया है तो वो कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन बाद क्लास में एटलीस्ट हम डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि 16 रुपीज इमटेरियल है। आपने अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो कोई इमटेरियल चीज़ों पे बहस नहीं हो रही है। राउंडिंग ऑफ का कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होता है। क्या करना है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस चीज़ में प्लीज़ कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। राउंडिंग ऑफ का कोई इशू एग्जाम में नहीं होता है। हाँ, हम क्लास में वर्किंग करते हुए क्या करें, और उसी को डेफिनेटली हम एग्जाम में भी फॉलो कर लें कि रेट अगर कभी पॉइंट्स में जा रहा हो तो उसे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में काइंडली राउंड ऑफ कर लें, और बाद में फिर वर्किंग उन्हीं रेट्स की बेस पे करें। और बाद में अगर अमाउंट्स को भी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पॉइंट्स में जा रही हैं तो उसको फिर पॉइंट्स में ना ले जाए, टाइम वेस्टिंग है, उसे रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, रेट या परसेंटेज को पॉइंट्स में लेके
जो यूनिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अमाउंट जब कैलकुलेट हो जाए तो उसे काइंडली रुपीस में ही राउंड ऑफ कर लें। एनी कंफ्यूजन? बाकी आई होप के जो मेन इशू है दैट इज के ये वर्किंग कैसे हुई है वो सबको क्लियर है। कहने बेटा ये सेम क्वेश्चन अभी हमने 5 वेटेड एवरेज से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जो करना था हमने। इमीडिएटली इसके बाद दोबारा हेडिंग लिखें 5। अब ये सेम क्वेश्चन हमने 5 बेसिस पे भी सॉल्व करना है, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे भी हमने स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करके एग्जामिनर को दिखाना है। तो रेडी है जी, करूं वर्किंग में? अच्छा वंस अगेन आप लिखने को छोड़ें, ये सारा डाटा शायद हमारे सामने है, बस अब हमने लेकिन सिंपली ये देखना है कि अगर 5 अप्लाई किया जाए तो हमारी वर्किंग में क्या लॉजिकल को चेंज आना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट में बना रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एंगल से। आपने जरा फिगर्स ढूंढनी है, फिगर्स में लिख रहा हूँ जी। ओपनिंग स्टॉक के अगर आपने 5 से वर्किंग करनी हो तो अमाउंट्स कुछ और यूनिट सामने रखने तो आसानी हो जाएगी। बाकी मैं बताता हूँ कैसे। ओपनिंग स्टॉक के 4000 यूनिट्स है और 8,80,000 उनके उसकी अमाउंट थी जो आपने इस ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व की थी, मल्टीप्लाई बाय 220 कर रहा हूँ। फिर देन बेटा कंसिडर द फुल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए। प्रोड्यूस यूनिट्स से 8,000 फर्दर बने और इन 8,000 यूनिट्स को बनाने की जो कॉस्ट आई है वो आपने वर्किंग वन में ऑलरेडी कैलकुलेट की भी है 1,674,600। ये वाली मेरी बात क्लियर हो रही है कि 8,000 यूनिट्स ही को बनाने की हमने ये कॉस्ट फाइंड आउट की है। एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब अगली बात जरा ध्यान से सुने। देन बेटा उसके बाद हमें ये बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं जो हमने अभी इसी वर्किंग में भी यूज की 5,000, और इनकी अमाउंट अभी जो थोड़ी देर पहले हमने निकाली ये तो वेटेड एवरेज से निकाली है और डेफिनेटली अब हमने इसी अमाउंट को 5 से निकालना है। इट मींस इस अमाउंट ने यहाँ यूज नहीं होना, वो तो वेटेड एवरेज की बेस पे आंसर है हमारा। अब हमने इसी 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट को 5 से सोचना है, तो कॉस्ट की भी बात रहने देता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन अगर हम यूनिट्स के एंगल से देखें तो 4,000 यूनिट्स हमारे पास पहले थे, 8,000 यूनिट्स फर्दर प्रोड्यूस हुए विच मींस 4,000 पड़े थे, 8,000 और बने तो टोटल 12,000 हो गए। 5,000 यूनिट्स अगर स्टॉक में रह गए हैं तो 12,000 में से अगर 5,000 स्टॉक में रह गए तो इसका मतलब है कि 7,000 यूनिट सेल हुए होंगे। ये मेरी वर्किंग समझ आती है। 4,000 स्टॉक में पड़े थे, 8,000 और बनाए, टोटल 12,000 हो गए, और अगर 5,000 यूनिट्स पर स्टॉक में रह गए हैं इसका मतलब 7,000 यूनिट सेल हुए होंगे। यहां तक बात क्लियर है मेरी? तो सबसे पहला काम अगर फाइफो मेथड से वर्किंग कर रहे हो तो सोल्ड यूनिट्स ढूंढ लें। अब सोल्ड यूनिट्स जब बेटा सामने आ जाए तो अब हम फाइफो प्रिंसिपल जहन में लाते हैं। फाइफो प्रिंसिपल ये होता है कि जो चीजें पहले बनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वही पहले सेल हुई होंगी। इट मींस इस 7,000 यूनिट्स का भी एक ब्रेकअप है। सबसे पहले ये 4,000 यूनिट सेल हुए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 7,000 यूनिट्स में से जो 4,000 यूनिट्स हैं वो पहले ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे, और 7,000 और 4,000 बाकी जो 3,000 है वो फिर डेफिनेटली प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। बात कुछ क्लियर है मेरी? और इन अदर वर्ड्स ये जो 5,000 यूनिट्स हैं ये फिर प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। 7,000 यूनिट सेल हुए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर प्रिंसिपल है तो सबसे पहले ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे जो तो पिछले पीरियड में बने हुए हैं, लेकिन वो तो 4,000 थे। 7,000 अगर टोटल सेल हुए तो इसका मतलब 3,000 और भी सेल हुए हैं, 3,000 फिर इस पीरियड की प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसी पीरियड की प्रोडक्शन में से 5,000 का स्टॉक बचा होगा। ओके है? तो आप लिख लीजिएगा, अभी आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। ओके है प्लीज? अब अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं कि 5,000 यूनिट्स 8,000 में से बचे हैं, बस फाइफो में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां से बचे हैं। इसका मतलब सिंपली अब मैं क्या करूं, मैं पर यूनिट रेट निकाल लूंगा, जहां से स्टॉक बचा वहां से पर यूनिट रेट निकाल लेता हूं।
1674,600 डिवाइडेड बाय 8000। मैं इस वर्किंग में, इस रेट की वर्किंग में, फाइफो की इस वर्किंग में, रेट की इस वर्किंग में ओपनिंग कंसीडर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे ही नहीं है, ओपनिंग तो वैसे सेल हो गए। तो फाइफो में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है। तो क्योंकि प्रोडक्शन में से बचा है, वहां से मैंने रेट निकाला, मुझे रेट बताया जा रहा है 209.32। वंस अगेन होपफुली राउंड ऑफ करके सही मुझे बताया जा रहा है, सब लोग सॉल्व करें। और अगर ये राउंड ऑफ करके रेट आ गया है तो देन इसी रेट का मैं क्या करूं, इसको मैं 5000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं फाइफो से वर्किंग कर रहा हूं तो जो राउंडिंग रेट मैं 5000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइफो की बेस पे इस स्टॉक की मेजरमेंट की फिगर आ जाएगी, इस स्टॉक की कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। ये ठीक है जी, प्लीज वर्किंग। अब सब लोग ये कर ली, राउंड ऑफ वाला मसला प्लीज हल करें, मुझे फिर फिगर जरा डिफरेंट बताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सही राउंड ऑफ कर रहे हैं फिर तो फिगर्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो 3 to 5 था, अगर उसे राउंड ऑफ करना है तो मुझे बता दें जी। 3 to 3 करूं या जिस तरह राउंड ऑफ करते हैं प्लीज, मैं कोई नई बात नहीं करना चाह रहा। ये 3 to 3 हो जाए, शायद 3 शायद हो सकता है, 2 5 है, 2 के बाद 5 हो गया जी। मुझे सब लोग बता दें जी कैसे लिखना है इसे। 3 लिख दो, आगे 5 आ गया। 5 या उससे ज्यादा होगा तो हम हायर साइड पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, और अगर 5 से कम होता आगे तो हम लोअर साइड पे वैसे ही राउंड ऑफ करेंगे जैसे कर लेते हैं। ठीक है मिस्टर मेहरान, ओके है प्लीज। और अगर फिगर को 3 पर राउंड ऑफ किया जाए, क्योंकि 3 के बाद 5 आगे आ रहा था। एनी कंफ्यूजन इन दिस राउंडिंग ऑफ, प्लीज प्लीज। तो अगर 3 पर राउंड ऑफ किया जाए वंस अगेन, लेकिन बारह जहन में रखें एग्जाम में प्लीज ये कोई इशू नहीं होता है। एग्जामिनर को राउंडिंग ऑफ का पेपर नहीं ले रहा हमसे, बस हमें जो लॉजिकली राउंडिंग ऑफ का पता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उसको यूज करके आप सॉल्व कर लें। मेरा ख्याल है कि 5000 अब जो राउंडेड रेट हो गया है 209.33 पे, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या बार है 33 पे। ये फरहाद आप प्लीज यार फिगर्स आप सही सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि 1046, ये ना हो कि हमारी क्लास में वो उन इरेलीवेंट चीज़ों मींस राउंडिंग ऑफ की नज़र हो जाए जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन द फिगर्स नोट करें जी। मैंने सोल्ड यूनिट्स इसलिए निकाले ताकि मैं उसका ब्रेकअप बना सकूं, कि कहाँ कहाँ से यूनिट सेल हुए हैं, और ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि स्टॉक बचा कहाँ से है, और जहाँ से स्टॉक बचा है वहीं से रेट निकाला जाए, और रेट निकाल के फिर स्टॉक के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फाइफो में ये हिसाब रखना पड़ता है स्टॉक कहाँ से बचा है। वेटेड एवरेज में बस सिंपली रेट कैलकुलेट हो जाता है पूरे साल को जहन में रख के, और उसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अजम्पशंस डिफरेंट है वर्किंग की, इसलिए डेफिनेटली आंसर में समटाइम्स कुछ डिफरेंस आ जाएगा। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं, आपको वर्किंग आनी चाहिए, जिस तरह एग्जामिनर कहे फिर अकॉर्डिंगली हम वैसे कर लेंगे जी। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम with respect to any calculation, any concept please? सबको लोग जहां तक नोट करके मुझे एक दफा जरूर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी वेटिंग फ्रॉम साइड जी, अगर सबने लिख लिया होगा तो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दो। एनीबॉडी राइटिंग? कब कर लें कंप्लीट, बात हो सकता है अभी आप लिख रहे हो। जी कोई लिख रहा है प्लीज़ बता दो। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? जी कोई लिख तो नहीं रहा, अगर कोई लिख रहा है प्लीज़ बता दो। चलें फिर एक क्वेश्चन करें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेज नंबर 4।
अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा जरूर, लेकिन अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन आज जरा होमवर्क देना चाहूंगा, ठीक है? जरा थोड़ा सा जरा आप भी यूज हो चीजों से, तो आज जरा डाटा बस मेरे साथ पढ़ लें। ट्यूजडे मैन्युफैक्चर, बल्कि ज्यादा बेहतर ये होता है कि क्वेश्चन करते हुए जरा रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद पढ़ा जाए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते हुए फिर अकॉर्डिंगली चीजें ढूंढी जाए। तो नीचे आ जाए जरा, एक रिक्वायरमेंट देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है। आज क्लास के स्टार्ट में भी बात हुई है, एक दफा दोबारा जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूंगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस निकला तो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। प्लीज, ठीक है? तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमने ढूंढना है। तो फर्स्ट लाइन में से पढ़े आप जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन में रखें। Tuesday Manufacturers Limited produces a single product, प्रोडक्शन लग रही है। फॉलिंग कॉस्ट और इनकम इन द मंथ ऑफ जून, एक जून के महीने का डाटा है। डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल परचेज, सेलिंग कॉस्ट, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर एडमिन ओवरहेड्स। तकरीबन डाटा को दूसरी तरह का मिलता जुलता ही है। फॉलिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ें। On 1st June 2019, stock of finished goods consisted of 1350 units valued at 1640 per unit, while stock of raw material was valued at 1490,000, बल्कि एक छोटी सी चीज, वैसे आइडिया तो आपको है माशाल्लाह, बड़े हो गए। ये जो ऊपर टेबल में डाटा दिया हो ना, ये सारा रुपीज इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर डाटा थाउजेंड में दिया हुआ है तो हमें भी थाउजेंड में कर लेना चाहिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बार बार जीरो लगाते हुए। लेकिन अब अगर ऊपर डाटा थाउजेंड में, तो नीचे जो फिगर्स हैं, फिर जब आप इन्हें यूज कर रहे होंगे तो इन्हें फिर खुद से थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये राउंडिंग ऑफ तो याद है कि नहीं? तो रुपीज इन थाउजेंड में डाटा है, तो हमें भी वैसे ही कर लेना चाहिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बार बार जीरो लगाने में। लेकिन जहाँ जहाँ फिर थाउजेंड्स में पूरी पूरी फिगर्स दी हुई है, उनको फिर खुद से थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जी याद है ना? प्लीज, इसमें तो नहीं कोई ऐसी बात है जो जहन में नहीं है? जी, पॉइंट नंबर 1 अगर देखा जाए तो इसमें हमें 1 जून का स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी और रॉ मटेरियल का भी। पॉइंट नंबर 2 में फिर बताया 5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, जून के महीने में प्रोडक्शन दी हुई है। वंस अगेन पॉइंट नंबर 3, लेकिन शायद थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, नो वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, वो जीरो है। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, इट डेफिनेटली मींस ओपनिंग अगर जरूरत पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हुए तो ऐड कर देंगे। क्लोजिंग जीरो है, देयरफॉर से आगे जीरो लिख देंगे। रॉ मटेरियल का भी फिर क्लोजिंग दिया हुआ है। फिनिश गुड्स का भी 1500 स्टॉक दिया हुआ है, क्वांटिटी में दिया हुआ है। और फिर आपसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज डिटरमिन्ड यूजिंग FIFO मेथड से वर्किंग रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो डाटा बेटा तकरीबन वैसे ही है। अगर मैं थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, ख्वाहिश मेरी अब ये है कि खुद से सॉल्व करें। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन तो सारी पॉइंट नंबर 1 में है। 1350 यूनिट्स भी हैं और 1640 उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वही 4 चीज़ें, शायद डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमिन और बस शायद 3 ही, सॉरी है। तो ये चीज़ें रेलिवेंट नहीं होंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हुए, इन्हें आप ऑब्वियसली इग्नोर कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए होगी, उसके लिए वो FIFO कह रहा है। और FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट होंगी, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी NCAL में एक तरीका बताया। और मेरी सजेशन इस वक्त ये है कि अभी हम लर्निंग फेज में, तो जिस फॉर्मेट में मैंने अभी आपको छोटी सी कुछ चंद एक फिगर्स एक टेबल सॉर्ट ऑफ में अरेंज करने के बाद FIFO मेथड अप्लाई किया था, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर फिगर भी आपकी फाइंड आउट होगी FIFO से, और डेफिनेटली अब वेटेड एवरेज से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने FIFO का है, तो आप FIFO से ही वर्किंग करेंगे। तो अगर ये सारी फिगर सॉल्व हो जाए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आपको मैं अगर होमवर्क में ये क्वेश्चन दे दूँ तो आप इंडिविजुअली अटैम्प्ट कर लेंगे? कहीं ये खुदा न खास्ता एक गलत अजम्पशन तो नहीं हो जाएगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें? कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी इंशाल्लाह
वैसे टाइम तो है, मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटेंशनली स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। आइडिया मैंने थोड़ा सा दे दिया है, बाकी जो अभी एनकेल वाला क्वेश्चन हो रहा था उसको सामने रखना चाहिए और उसकी बेस पे ज़रा रिवीजन भी हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन कल डिस्कस ज़रूर कर लूँगा, ताकि अगर किसी फिगर की कैलकुलेशन में इशू है तो वो ज़रा मसला रिजॉल्व हो जाए। ठीक है प्लीज़, फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज़ सब लोग ज़रूर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो छोटे छोटे काम हैं, इन्हीं को ज़रा एक दो दिन ज़रा हम ज़रा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह आगे चलते हुए हमें आसानी रहेगी। चलें फिर आज की डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। किसी को कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टडी से रिलेटेड। बाकी सब्जेक्ट से सिलेक्शन फाइनल होगी है सब? सब्जेक्ट सिलेक्शन फाइनल कर ली है, कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसको भी एज अर्ली एज पॉसिबल फाइनल करें। ठीक है जी, चलो चलो कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।